नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में सोमवार को एक अजीब राजनीतिक घटना हुई। इस तरह की घटना, इस तरह की बातें आपको सुनने को बहुत कम ही मिलेगा कि किसी पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए दूसरे राज्य में आए और उस राज्य के कई राजनीतिक दलों को परेशानी होने लगे। हुआ यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने दल बल के साथ, जब मैं दल बल कह रहा हूं तो शायद इसका अंदाजा इस शब्द से नहीं लग पाया। दरअसल वो 600 कारों का काफिला लेकर आए। उसमें उनके मंत्रिमंडल के सारे साथी थे, उनके सारे विधायक, सारे सांसद और उनके पार्टी के पदाधिकारी। इन सब को मिलाकर लगभग 600 लोगों का काफिला लेकर वो कहां पहुंचे? महाराष्ट्र के पंढरपुर। आपको मालूम है कि श्री विठल रुक्मिणी का मंदिर है, वहां उसकी बड़ी मान्यता है। उसकी जो है यात्रा चलती है, जिसका समापन इसी हफ्ते के आखिर में होने वाला है और लाखों लोग इसमें आते हैं। और महाराष्ट्र से बाहर भी इसकी बड़ी मान्यता है। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये बड़ा पावन अवसर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस मौके पर वो पहुंचे और गए मंदिर दर्शन करने अपने सारे साथियों के साथ। उसके बाद यहां से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में वो जो है, उन्होंने कहा कि अब की बार किसान सरकार, तो उनका किसानों की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीआरएस के लिए उन्होंने समर्थन की मांग की। बीआरएस से जुड़ने वाले लोगों की संख्या महाराष्ट्र में धीरे धीरे थोड़े स्तर पर है, बहुत छोटे स्तर पर, लेकिन बढ़ती जा रही है। और इसमें शामिल कौन हो रहे हैं? कांग्रेस या एनसीपी के लोग। जो एक कन्वीनर है इस समय बीआरएस के महाराष्ट्र में, उनका नाम है हर्षवर्धन जाधव। उन्होंने मार्च में ज्वाइन किया था। और आपको बता दें कि जाधव के जो पिता हैं वो भी एनसीपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक और बात उनके बारे में इंटरेस्टिंग है कि वो केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के दामाद भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है। तो इससे आप कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। हुआ यह है कि इस यात्रा से केसीआर की कांग्रेस और एनसीपी में बड़ी भारी बेचैनी है, बड़ी खलबली है। अब सवाल यह है कि बीआरएस के आने से या केसीआर के आने से महाराष्ट्र के एक शहर में, एक इलाके में ऐसा क्या हो जाएगा? बीआरएस का महाराष्ट्र में कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है ऐसा जो बहुत प्रभावी हो। ऐसे में बीआरएस, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में कोई बड़ी ताकत नहीं है। वो कोई सीट जीत सकती है, इसमें भी लोगों को शंका है। जो उसके विरोधी हैं उनका भी मानना है कि बहुत ज्यादा अगर कोशिश करेंगे के चंद्रशेखर राव, तो हो सकता है 1 या 2 विधानसभा की सीटें जीत जाए। इससे ज्यादा की उनकी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत यहां महाराष्ट्र में। ये इस बात को, ऐसा तो है नहीं कि केसीआर को समझ में नहीं आती ये बात या उनको पता नहीं है इस बात का, उनको भी मालूम है। इसके बावजूद आपको याद होगा पिछले 3 महीने से करीब उन्होंने विपक्षी एकता का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ दिया, विपक्षी एकता से अपने को अलग कर लिया और उसके बाद कहा कि वो अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे। और उनका मानना है कि उनके बेटे ने, केटीआर ने कहा कि अच्छा होगा कि एक नई पार्टी बनकर उभरे। ये सब बातें तो कहने की है, असल में हो क्या रहा है? बीआरएस महाराष्ट्र क्यों जा रही है? बीआरएस महाराष्ट्र क्यों जा रही है और बीआरएस का तेलंगाना में जो रुख बदल रहा है वो क्या है? इन 2 बातों को जोड़कर देखिए तो कुछ बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। बीआरएस तेलंगाना में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतना नहीं है जितना पहले नजर आ रही थी। यानी वो बीजेपी से और केंद्र सरकार से अपने संबंध सुधारना चाहती है, एक बात। और ये बदलाव आया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद। जिस तरह से कांग्रेस में नई जान आती हुई दिख रही है तेलंगाना में, उसके कारण बीआरएस को लग रहा है कि उसका मुस्लिम वोटर जो है कांग्रेस के साथ जा सकता है। इसके अलावा बीआरएस को मालूम है कि अगर राज्य में सरकार चलानी है तो केंद्र सरकार से इस तरह की दुश्मनी, झगड़ा नहीं, विरोध नहीं, इस तरह की दुश्मनी मोल लेकर तो नहीं चलाई जा सकती, मुश्किल होगी। ऐसा नहीं कि चला नहीं सकते, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत आती है। ये बात केसीआर को समझ में आ रही है। उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे भी परेशानी है। तो वो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं कि चुनाव के बाद अगर ऐसी, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है,
ज्यादातर जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि बीआरएस चुनाव जीत जाएगी, भले ही बहुत घटी हुई मार्जिन से जीते, लेकिन जीत जाएगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो बीआरएस के सामने, के चंद्रशेखर राव के सामने एक ही विकल्प बचेगा कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। वो कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकते, इसलिए वो चुनाव के बाद की रणनीति पर विचार करके काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो उनका के चंद्रशेखर राव का है। अब इसके दो पक्ष और हैं इस पूरे घटनाक्रम के। एक है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में क्यों परेशानी हो रही है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को, यानी एनसीपी और कांग्रेस को, और उद्धव ठाकरे का तो अभी कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके लिए पहला चुनाव होगा इस गठबंधन के तहत। तो एनसीपी और कांग्रेस इस बात से डरे हुए हैं। शरद पवार के बयान से आप अंदाजा लगाइए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री अगर तीर्थ यात्रा पर आए, किसी मंदिर में दर्शन करने आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दल लेकर आने का मतलब है कि ये चिंताजनक बात है, ये शक्ति प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि केसीआर शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते दूसरे राज्य में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए? भाई जाहिर है कि इतने बड़े दल बल के साथ आएंगे, उसकी चर्चा होगी, लोग उसके बारे में बातें करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत उनको वोट मिलने लगेगा उसकी वजह से, या उनका बड़ा जनाधार बन जाएगा। लेकिन माइंड स्पेस और मीडिया स्पेस, ये दो चीजें होती हैं जो शुरुआत होती है किसी पार्टी के लिए अपने एक्सपेंशन के लिए। लोग आपके बारे में चर्चा करना शुरू करें, मीडिया आपके बारे में बताना, लिखना, दिखाना शुरू करे। तो के चंद्रशेखर राव की कोशिश इस अपनी यात्रा के जरिए यही है कि माइंड स्पेस और मीडिया स्पेस, इन दोनों को लिया जाए। एक बात, सवाल यह है कि बीआरएस बढ़ रही है तो एनसीपी और कांग्रेस की समस्या क्या है? उनको इतनी परेशानी क्यों है? उनको मालूम है कि बीआरएस का कोई जनाधार नहीं है, बीआरएस कोई सीट जीत नहीं सकती, फिर क्यों चिंता है? चिंता उनको इसलिए है कि उनको लग रहा है कि बीआरएस जितना भी उसको सीट मिले न मिले, जो भी थोड़ा बहुत वोट मिलेगा वो एंटी एनडीए वोट ही लेकर जाएगी। यानी एंटी एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना का जो वोट बैंक है, वोट बेस है, उसके विरोध में जो वोट है उसमें ही बंटवारा होगा। और ये दूध का जला हुआ है जो छाछ फूंक फूंक कर पी रहा है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में, ये देख चुकी है एनसीपी और कांग्रेस इस तरह की छोटी पार्टियां किस तरह नुकसान पहुंचाती हैं। 2019 में एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, उसने कैंडिडेट खड़े किए। हालांकि विधानसभा में 24 कैंडिडेट ही खड़े किए, लेकिन जो है वो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को हराने में कामयाब रही। और 2019 में यही काम किया प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने। उसने और एमआईएम ने कम से कम 7 से ज्यादा लोकसभा सीटें उस गठबंधन को, उस समय तो कांग्रेस और एनसीपी ही थे, उद्धव ठाकरे शामिल नहीं थे, इन दोनों पार्टियों की लोकसभा की कम से कम 7 सीटें हराने में बीजेपी की मदद की। तो एनसीपी और कांग्रेस को लग रहा है कि ये 14 और 19 रिपीट होने जा रहा है। जो काम 14 में एमआईएम ने किया, 19 में वीबीए ने किया, वही काम अब जो है ये केसीआर करने जा रहे हैं। और इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है, उनका डर गलत नहीं है। बीजेपी और केसीआर में ऐसा लगता है कि अंदर खाने कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। संजय राउत जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये हमारे वोट बांटने की कोशिश है। ये एक तरह से बीजेपी की बी टीम है, केसीआर के लिए कह रहे हैं, लेकिन हर नई पार्टी के लिए यही कहा जाता है, एमआईएम के लिए भी यही कहा जाता है, और कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी पार्टी को भी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है। तो पार्टियों का इस तरह आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। लेकिन केसीआर का महाराष्ट्र में जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव का संकेत तो देता है। राजनीति में उस तरह से नहीं, बल्कि आप कहें कि चुनावी दृष्टि से जो समीकरण बने हुए हैं उसमें फेरबदल का संकेत देता है कि इसकी वजह से
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो ये मानकर चल रही थी कि ये 3 पार्टियां एक साथ आएंगी तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम विधानसभा चुनाव में मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को शक हो कि ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं, शायद इतना असर नहीं होगा, तो पिछले हफ्ते जो अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं, एनसीपी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि हमको बीआरएस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यही गलती हमने 2014 और 2019 में एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ किया था और उसका नुकसान उठाया। बीआरएस हमको नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बीआरएस आघाड़ी के वोटों में बंटवारा कर सकती है, इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, इसका जवाब तैयार करना चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, शरद पवार बोल रहे हैं, अजित पवार बोल रहे हैं, अशोक चौहान ने कहा कि बीआरएस स्पष्ट करे, केसीआर अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है, नहीं तो उनको बीजेपी की बी टीम माना जाएगा। तो अगर इस तरह के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, और नाना साहब पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है कि बीआरएस जो है दरअसल बीजेपी की मदद करने के लिए आ रही है। तो आखिर केसीआर से इतना डरे हुए क्यों हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता? उनको लग रहा है कि उनको जो एडवांटेज है 3 पार्टियों के साथ आने का, उनके वोट एकजुट होने का, गोलबंद होने का, उस गोलबंदी को, उस एडवांटेज को बीआरएस खत्म न कर दे, जिस तरह से 2014 में एमआईएम ने किया और 2019 में वीबीए ने किया। इसके कारण, और दूसरा डर उनको ये भी है कि वीबीए, हालांकि वीबीए की बातचीत जो है उद्धव ठाकरे से हुई है, और लेकिन वो केवल जो है मुंबई मनपा के चुनाव के लिए हुई है, लेकिन अगर राज्य के स्तर पर या लोकसभा के स्तर पर चुनाव अगर वीबीए अलग लड़ती है, अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल नहीं होती है, तो फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मुश्किल और बढ़ जाएगी। शरद पवार इसी बात से उद्धव ठाकरे से चिढ़े हुए हैं, जब उद्धव ठाकरे ने अलायंस कर लिया वीबीए से मनपा के लिए। उनका कहना था कि इस पार्टी ने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया 2019 में, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। ऐसी पार्टी से जो है समझौता नहीं करना चाहिए, ये किसी भी समय बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों या जानकारों का कहना है कि वीबीए और भाजपा के बीच में बातचीत का चैनल खुला हुआ है, यानी संभावनाएं सब खुली हुई हैं। वीबीए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ऐसा काम कर सकती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। किसके साथ जाएगी? अलायंस में आएगी बीजेपी के, ऐसी उम्मीद कम लगती है, लेकिन आ भी सकती है। लेकिन अलग लड़ती है तो नुकसान करेगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का। ये बात शरद पवार से अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है, अभी उद्धव ठाकरे को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही, या समझ में आ रही है, लेकिन उनका लक्ष्य दूसरा है। उनका लक्ष्य है मनपा, मुंबई नगर महापालिका का चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ा सर्वाइवल का सवाल है। उनके लिए प्रदेश का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बाद में आता है। उनके लिए प्राथमिकता है बीएमसी का चुनाव। अगर वो चुनाव हार जाते हैं उद्धव ठाकरे, उनको पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के लिए फंड, पार्टी के लिए संसाधन, लॉजिस्टिक्स, सब चीजें यहीं से आती हैं। ये मैं बार बार कहता हूं, ये ब्रेड एंड बटर है बीएमसी उद्धव ठाकरे के लिए। यहां की हार उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत कठिन होगा। विधानसभा और लोकसभा की हार वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कर चुके हैं। 2014 में वो विधानसभा का चुनाव अलग लड़े थे, उसका नतीजा उनको मालूम है। तो इसलिए उससे ज्यादा चिंता उनको है बीएमसी के चुनाव की। इसलिए उन्होंने, और बीएमसी के चुनाव में उनको मालूम है कि कांग्रेस और एनसीपी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। उनको दलित वोट चाहिए बीएमसी में, जिसके लिए उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ समझौता किया है। वो समझौता कितने दिन चलेगा, चुनाव तक बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ये निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली चाल क्या चलती है, अपना अगला कदम क्या उठाती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति लगातार एक परिवर्तन के दौर से, या कहें एक मंथन के दौर से गुजर रही है। अभी फिलहाल तो एमवीए को सबसे ज्यादा डर केसीआर से लग रहा है।
केसीआर महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और शरद पवार को डरा सकते हैं, ये कल्पना अगर आपसे 1 महीने पहले कोई कहता है ये बात, तो आपके लिए कल्पना करना भी मुश्किल होता, विश्वास करना मुश्किल होता। लेकिन अब ये सच्चाई है। शरद पवार परेशान है, कांग्रेस परेशान है, उद्धव ठाकरे परेशान है। इसका पता चलता है संजय राउत के बयान से। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक छोटे से प्लेयर, उसकी एडवांटेज कितनी है उनकी अपनी नज़र में, बाकी कौन क्या सोचता है वो छोड़ दीजिए, उनकी नज़र में इससे अंदाजा लगाइए कि एक छोटे से प्लेयर के आने की संभावना मात्र से ये तीनों पार्टियां डरी हुई हैं। तो देखिए केसीआर का अगला कदम क्या होता है। उनको उम्मीद है कि एनसीपी और कांग्रेस से कुछ और नाराज लोग, असंतुष्ट लोग उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं महाराष्ट्र में। हालांकि केसीआर के लिए मुश्किल तेलंगाना में हो रही है, जहां उनके 35 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन ये एक तरह से जवाबी हमला है केसीआर का। तेलंगाना का बदला महाराष्ट्र में ले रहे हैं, और महाराष्ट्र में ले रहे हैं तो एडवांटेज उनको नहीं हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इससे आप समझ लीजिए कि उनका खेल क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।